नमस्कार दोस्तों, टाउन हॉल टाइम्स में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात कर रहे हैं जो स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू वोटर्स का जो बिहार में किया जा रहा है चुनाव आयोग के द्वारा, और उसमें बीजेपी के अलावा सभी दल इसका विरोध कर रहे हैं। और उनका विरोध करने का कारण बहुत स्पष्ट है कि ये जो इस प्रक्रिया के द्वारा यानी इस समीक्षा के द्वारा भाजपा हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों वोट काट सकती है, करोड़ों लोगों को वोट देने का अधिकार जो है उनसे छीन सकती है। और ये एक बहुत ही सोची समझी साजिश के तहत किया जा रहा है। और ये साजिश इतनी गहरी है कि मैं अब जब आपको सामने इसका खुलासा करूंगा तो आप समझ जाएंगे कि ये तो वाकई यानी चुनाव आयोग और बीजेपी और इनकी मम्मी आरएसएस ये कितने खतरनाक काम कर रहे हैं इस देश के खिलाफ, इस समाज के खिलाफ, इस देश के लोगों के खिलाफ कितना खतरनाक काम कर रहे हैं। और आप ये भी समझ जाएंगे कि आपके दिमाग में ये बात जरूर आएगी कि आखिर ऐसी क्या बात है कि ये लोग इस देश के लोगों से इतनी नफरत करते हैं, इस देश के लोगों को ना जाने क्या समझते हैं कि अपना गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं। तो इस स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू में जो वोटर्स के यानी वेरिफिकेशन की जो शर्तें रखी गई वो इतनी खतरनाक हैं कि या इतनी इम्पॉसिबल हैं, इतनी मुश्किल भरी हैं कि उनको जो पूरा करना है वो इतना आसान नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को ये पूछा है कि भाई आप ये बताइए कि अगर आपसे कोई आधार कार्ड दे रहा है, अपना पहचान पत्र, वोटर आईडी कार्ड दे रहा है, और वो व्यक्ति जो लगभग 20 सालों से 30 सालों से वोट देता आ रहा है और अब उसके पास में कोई प्रमाण नहीं है जन्म का या अपने निवास स्थान का, तो आप उसको क्यों नहीं मान रहे हैं। तो और इसके अलावा कि सिटीजनशिप का यानी जो चुनाव आयोग ने कहा कि ये रोहिंग्या लोग हैं या बांग्लादेशी लोग हैं और बाहर से आए हुए लोग हैं जो वहाँ पर बस गए हैं, तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नागरिकता का जो नागरिकता देनी है या नहीं देनी है ये आपका काम थोड़ी ना है, ये तो गृह मंत्रालय का काम है। बहरहाल अब इस पर दोबारा सुनवाई होगी। और सवाल इनके षड्यंत्र को समझते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो ऐसा इसलिए हो रहा है कि इसमें भाजपा का जो एक एजेंडा है उसको पूरा किया जा रहा है। इसमें जो चुनाव हैं और चुनाव में जो वोट काटने की जो प्रक्रिया है वो तो शामिल है ही है, लेकिन इसके अलावा जो सबसे बड़ी, जो सबसे खतरनाक जो बात है जिसको आम आदमी अभी तक समझ नहीं पा रहा है, और कुछ लोगों ने हालांकि इसको कहा है कि ये एक मिनी एनआरसी है। मिनी एनआरसी यानी मिनी एनआरसी क्या है कि जैसे आपने देखा ही होगा, आपको याद होगा कि भारत ने एक नागरिकता कानून बनाया था और जिसमें सीए एनआरसी जिसको लेकर बहुत बड़ा मतलब कि देश में देशव्यापी प्रदर्शन हुए, उसका विरोध हुआ। और उसमें जो एक शर्त रखी गई थी वो शर्त ये रखी गई थी कि हमारे आसपास के देशों से आए हुए यानी जो हिंदू और सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई, पारसी, सभी को यहाँ पर जो आए हुए हैं उनको सबको नागरिकता मिल जाएगी सिवाय मुस्लिम्स के। तो सबसे पहले तो यही है कि हमारे देश में यानी जो लोग आ गए, हमारे देश के संविधान के अनुसार किसी भी धर्म, जाति, रंग, भाषा का विरोध नहीं किया जाता। तो जो सबसे पहला जो अटैक नरेंद्र मोदी सरकार ने, भाजपा सरकार ने किया था वो यही था कि देश का जो ये फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट को इन्होंने खत्म किया था इस जरिए। हालांकि लोगों को ये समझाया गया कि नहीं नहीं ये तो सिर्फ मुसलमानों के लिए है, इसमें आम लोगों के लिए नहीं है, आम हिंदुओं से इसका कोई मतलब नहीं है। इस तरीके से समझा कर या दलितों को ये समझा दिया गया कि ऐसा आपके साथ में कम से कम नहीं होगा, आपको तो नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन सोचने वाली बात ये है, बात सिर्फ इतनी नहीं थी कि इनको नागरिकता मिल जाएगी। सवाल ये है कि इसके साथ में जो एनआरसी जुड़ा हुआ था, एनआरसी में क्या बात थी कि सबसे पहले इन्होंने कहा कि 1951 से पहले
जो भी लोग अपना रेवेन्यू डिपार्टमेंट का, राजस्व विभाग का जो कोई डॉक्यूमेंट्स दिखाएंगे, उन्हीं लोगों को नागरिक माना जाएगा। तो नागरिक राजस्व डिपार्टमेंट क्या हो गया कि जिसके पास में कोई मकान हो, हवेली हो, ज़मीन हो। तो इसकी सबसे बड़ी खतरनाक बात ये थी कि 1947 तक देश के तकरीबन 99% या उससे भी ज़्यादा परसेंट दलितों के पास में, पिछड़ों के पास में तो ज़मीनें ही नहीं थी, मकान ही नहीं थे। तो वो तो वैसे ही क्या कहते हैं, किसी रियासत में या किसी नवाबों के जो उनके खेत वगैरह पड़े रहते थे या उनकी जो ज़मीनें थी वहीं पर झुग्गी झोंपड़ी डालकर रहते थे, और उनको सामाजिक अधिकार भी प्राप्त नहीं थे, उनको कोई समाज में उनकी कोई एंट्री भी नहीं होती थी। तो वो लोग कहाँ से लाएंगे रेवेन्यू डिपार्टमेंट का कोई भी सर्टिफिकेट या प्रमाण पत्र? तो इसका मतलब क्या निकलता कि जो लोग यानी दलित, पिछड़े, SC ST जिन्हें आज कहा जाता है, कि वो लोग जो कि ऐतिहासिक रूप से इस देश के मालिक हैं, इस देश के ऑनर हैं, उन्हीं को ही एक झटके में विदेशी साबित कर दिया जाता। उस NRC के जरिए विदेशी साबित कर दिया जाता। और फिर हालांकि उनसे कहा जाता राजनीति के तौर पर कि नहीं भाई, आपको क्या कहते हैं, आप ये अप्लाई कर दो इसके लिए, नागरिकता के लिए। भाई वो नागरिकता के लिए क्यों अप्लाई कर दें? वो तो इस देश के मालिक हैं, इस देश के ऑनर हैं। एक ऐतिहासिक बदलाव के चलते ये लोग, इनके पास में ज़मीनें नहीं रही, शिक्षा के अधिकार नहीं रहे, समाज से बहिष्कृत कर दिए गए। तो ये बात अलग है, लेकिन असलियत में तो ये इस देश के मालिक हैं, तो ये अप्लाई क्यों करेंगे? अप्लाई तो तुम लोगों को करना चाहिए जो लोग विदेशों से आए हैं या जो जिनका DNA विदेशी है। अप्लाई तो उन लोगों को करना चाहिए। देश के दलितों को, SC ST को, पिछड़ों को नागरिकता के लिए अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसा उसमें प्रावधान किया गया था। तो फिर इसके बाद में जब विरोध वगैरह हुए तो उसमें कहा कि 61 से कर देंगे, 61 से नहीं 71 से कर देंगे, तो उनका एक नेशनल रजिस्टर ऑफ पॉपुलेशन जो है, नेशनल सिटीजन रजिस्टर है, वो बन जाएगा। वैसे तो ये हर देश में होता ही है, होना भी चाहिए, लेकिन इसकी शर्तें कितनी खतरनाक थी ये। अब बात सिर्फ इतने से ख़त्म नहीं होती है कि ऐसा NRC के जरिए कर दिया जाएगा। तो NRC के जरिए इससे पहले ये लोग एक एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट जो है उसको भी 1 साल पहले, यानी इस कानून से पहले 1 साल पहले ये ला चुके थे। एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट के जरिए, यानी जो लोग देश छोड़कर चले गए, चाहे उसमें अंग्रेज थे, मुसलमान थे, जो पाकिस्तान चले गए या कहीं और चले गए, और उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं या तो अब वो किसी और के कब्जे में हैं या एकदम अबेंडन की हुई हैं कि भाई अभी उनका कोई भी मालिकाना वो नहीं है। हालांकि उसकी जो देखभाल होती है, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, कलेक्टर होता है, वो करता है। लेकिन ये उस एक्ट को ले आए थे। तो उस एक्ट के जरिए इन्होंने लाते के साथ ही 970 करोड़ की जो ज़मीनें थी, हवेलियाँ थी, उनको कब्जे में लिया। और जब ये NRC हो जाती और इसमें ये साबित हो जाता कि इतने लोग तो इस देश के नागरिक ही नहीं है, जब इस देश के नागरिक ही नहीं है तो उस एक्ट के जरिए, यानी अब तक जितने भी SC ST OBC ने जो भी कुछ कमाया हुआ था, यानी जो भी मकान खरीदा, अपने बच्चों को पढ़ाया, या उन्होंने क्या कहते हैं गाड़ियां खरीदी या कुछ भी बनाया, वो सारा का सारा उस एक्ट के जरिए छीन लिया जाता, क्योंकि वो उस एक्ट के दायरे में आ जाते कि भाई ये तो अब तुम्हारा नहीं है, क्योंकि तुम देश के दुश्मन हो। यानी इस देश के 90% से ज़्यादा लोगों को देश का दुश्मन बनाकर उनकी प्रॉपर्टी छीन ली जाती, और जब प्रॉपर्टी छीन ली जाती तो, और वो इस देश के नागरिक भी नहीं है, तो उनको नागरिकों वाली सुविधाएं भी नहीं मिलेंगी, उनको वोट कर देने का अधिकार भी नहीं मिलेगा, उनको राशन नहीं मिलेगा, उनके बच्चे स्कूल में पढ़ नहीं सकते, उनको स्वास्थ्य की सेवाएं नहीं मिलेंगी। तो यानी आप ये देख लीजिए कि कितना खतरनाक काम ये करने जा रहे थे। और आज वही NRC, मिनी NRC, यानी ये इस देश के दुश्मन है, इन्हें इस देश के दुश्मन, इस देश के लोगों से इतनी नफरत है,
इतना वैमनस्य, इतना जहर भरा हुआ है कि इस देश के लोगों को ये चैन से जीने ही नहीं देना चाहते। इनका इतिहास भी इसी बात की गवाही देता है कि इस देश में इन्होंने हमेशा गद्दारी की है। ये इस देश के लोग नहीं है, इस देश में हमेशा इन्होंने गद्दारी की है, पूरे इतिहास में यदि इनको देख लीजिए। और आज भी ये उसी को ही साबित करना चाह रहे हैं कि ये लोग विदेशी हैं, यानी जो लोग खुद विदेशी हैं इस देश के लोगों को विदेशी साबित करना चाह रहे हैं। और जो बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू जो हो रहा है उसी का ही एक हिस्सा है, ये मिनी एनआरसी है, जिसको काफ़ी लोगों ने कहा भी है कि ये मिनी एनआरसी है। इसके जरिए ये देश के लोगों को ही विदेशी बना देंगे, उनको जानवर के रूप में तब्दील कर देंगे। और ये देख लीजिए कि ये धीरे धीरे अब चुनाव से पहले सभी जगह हो जाएगी, और जब सभी जगह हो जाएगी तो कितने लोग विदेशी साबित हो जाएंगे। और फिर उनका होगा क्या, उनका ये होगा कि ये इस देश के नागरिक नहीं है, उनसे सब कुछ छीन लिया जाएगा, उनके साथ में जानवरों जैसा व्यवहार किया जाएगा। और अब आप सोचिए कि एक ही झटके में ये जितने भी दलित, एससी, एसटी, ओबीसी हजारों साल की गुलामी पार करते हुए जैसे तैसे इन्होंने इंसानों का दर्जा पाया। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किस तरीके से इनको संवैधानिक अधिकार दिए, इनको इंसान बनाया, इनको वोट का अधिकार दिया, इनको शिक्षा का अधिकार दिया, इनको नौकरी का अधिकार दिया। और उसके बाद में आज ये एक झटके में दोबारा से उसी मनुस्मृति दौर में पहुंच जाएंगे कि जहां पर ये आज से हजारों साल पहले रहते थे। हजारों साल छोड़ो यार, अभी जाकर देख लो, क्या कहते हैं, यूपी के इलाकों में जाकर देख लो, बिहार के इलाकों में जाकर देख लो, किस तरीके से इनके साथ में व्यवहार किया जाता है। इनको अभी तक स्कूलों में सही ढंग से पढ़ने नहीं दिया जाता है, इनके साथ में जानवरों जैसा व्यवहार किया जाता है। ये किस देश की बातें करते हैं, किस विश्व गुरु होने की बातें करते हैं। दरअसल मैं एक बात आपको और बता दूं कि ये लोग इस देश के इतने बड़े दुश्मन हैं, चाहे इसमें ये नेहरू फैमिली हो, इसमें आम आदमी पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो, ये लोग सिर्फ सत्ता के भूखे हैं। ये अब कोई राजनीतिक पार्टियां नहीं हैं, ये सिर्फ गुंडों के गैंग बन गए हैं। ये गुंडों के ऐसे गैंग हैं कि इन्होंने अपना राजनीतिकरण कर लिया है, अपने आप को राजनीति में उतार लिया है, और अब ये क्या कहते हैं, देश के सेवक कहलाना चाहते हैं। और अगर ऐसा होता, आप खुद सोचिए कि किसी भी संसदीय क्षेत्र में स्कूल, कॉलेज, डिस्पेंसरी, सड़क, बिजली, पानी देने में कितना वक्त लगता है। सब जगह फंड था, उसमें आप कहेंगे कि 10 साल, 5 साल, 20 साल, अरे भाई 70 साल से ज़्यादा हो गए। अभी तक आधे से ज़्यादा जो भारत है वो अंधेरे में डूबा हुआ मिलता है, स्कूल नहीं है, और स्कूल हैं भी, जो भी थे उनको भी बंद किया जा रहा है। 1 लाख से ज़्यादा स्कूल बंद हो गए हैं, 15 लाख से ज़्यादा सरकारी जो हॉस्पिटलों में डॉक्टर्स की ज़रूरत है, 50 लाख से ज़्यादा नर्सों की ज़रूरत है, पैरामेडिकल स्टाफ, लेकिन ये लोग नहीं ला रहे हैं। बाकायदा एक छोटी मोटी जो योजनाएं ला के जिसको अपने चुनावी मकसद में उसको पूरा करते हैं कि हम आयुष्मान योजना दे रहे हैं, हम ये योजना दे रहे हैं, आपको स्वास्थ्य का बीमा मिलेगा। अरे भाई किसको मिलेगा वो छोड़िए, आप जो सरकारी हॉस्पिटल हैं उसमें डॉक्टर्स पूरा क्यों नहीं करते हैं, उसमें बेड पूरा क्यों नहीं करते हैं, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा क्यों नहीं करते हैं, उसमें उपकरण क्यों नहीं ला कर देते हैं, वो छोड़िए ना। आप जो आयुष्मान योजना है, रिक्शा वाला, ये वो क्या पूरी जो भारत की जनता है या दिल्ली की जनता है वो क्या रिक्शा चला रही है, वो दिहाड़ी मजदूर है। उन अस्पतालों में, उन सरकारी अस्पतालों में, उन सरकारी स्कूलों में क्यों नहीं आप सुविधाएं दे रहे हैं। तो यानी आप इनका कोई भी कर्म देख लीजिए, देश में गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई ये इस कदर बढ़ाते जा रहे हैं। देश के कुछ चंद पूंजीपति लोगों को ये देश की सारी सत्ता, ज़मीनें, सब कुछ देते जा रहे हैं। उसका कारण सिर्फ यही है कि ये इस देश के गद्दार हैं। इस देश के लोगों से ये कोई भी मोहब्बत इनको नहीं है। ये एक दिन इस पूरे देश को जानवरों के रूप में तब्दील कर देना चाहते हैं, जिसका इनमें जो इनका साथ है वो देश का जो तथाकथित अपने आप को राष्ट्रवादी मीडिया कहता है, दरअसल वो लोग लगे हुए हैं इनके साथ में कि भाई ये लोग किसी भी तरीके से गुमराह हो सकें। तो बिहार का जो स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू है वोटर्स का, वोटर वेरिफिकेशन के लिए, ये एक बहुत बड़ा
एक षड्यंत्र है भाजपा के द्वारा। ये बात पक्की है कि ये चुनाव के लिए तो इस्तेमाल करेंगे ही, और चुनाव के लिए इसलिए भी इस्तेमाल करेंगे कि अगर ये बिहार और वेस्ट बंगाल चुनाव हार जाते हैं और इनकी कोई वो ज़्यादा पकड़ उस पर नहीं आती है, तो 16-16 सीट वहाँ पर राज्यसभा की हैं, ये राज्यसभा में कमज़ोर हो जाएंगे। और राज्यसभा में जब कमज़ोर हो जाएंगे तो कोई भी ये इस तरह का कोई भी गलत कानून नहीं बना पाएंगे। तो ये देखना ये है कि जितने भी ये जो लोग लगे हुए हैं अभी इसका विरोध कर रहे हैं, बल्कि मैं तो चाहता हूँ कि कोर्ट से भी इसको ये रुकवा ही दिया जाए, और फिर जब जनगणना होगी, जातीय जनगणना होगी, उस वक्त में इसको दोबारा से एक हम फैसला लेकर आ सकते हैं, उसमें एक रिव्यू करते हुए कि सारे के सारे हम लोगों को ये उनका वोटर्स राइट भी देंगे, जातिगत जनगणना भी हो जाएगी। तो मैं ये समझता हूँ कि उस वक्त में ये ज़्यादा कारगर होगी और हमारे सामने पूरी की पूरी पिक्चर सामने आ जाएगी देश की जनगणना की, हमारे देश के लोगों की, कि कितना माल किसने खा लिया, कितनी नौकरी किसके पास में है, क्या कुछ कितने समाज अभी तक ऊपर आ